तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग डीएनए की एक संरचना पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल नए तरीके से। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ के बारे में जाना था, डीएनए और आरएनए के बारे में जाना था, और इनकी कुछ संरचना को हमने पिछले क्लास में भी देखा था। और वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला होती है, ये मैंने आपको बताया था। आज के क्लास में हम लोग इस डिफिनेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। वाटसन और क्रिक के द्वारा दिए गए डीएनए का द्विकुंडली नमूना, इसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कुछ हिस्ट्री है, कुछ इतिहास है डीएनए के खोज से जुड़ी हुई, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर आगे उसके बाद अच्छे से इस टॉपिक को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले पॉइंट में क्या है कि डीएनए की खोज सबसे पहले किसने की, तो फ्रेडरिश मेस्चर नाम के वैज्ञानिक ने 1869 ईस्वी में इसका खोज किया और बताया कि न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर एक खास तरह की संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम उन्होंने न्यूक्लिन रखा। इसका नाम उन्होंने डीएनए नहीं रखा था, इसका नाम उन्होंने न्यूक्लिन रखा था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में है मैरिस, क्योंकि उस समय क्या है कि इस पॉइंट के अंतर्गत एक और चीज़ है कि उस समय क्या है कि बहुत ज़्यादा 1869 ईस्वी में जो साइंस है वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, विज्ञान उतनी ज़्यादा जो है एडवांस नहीं हुई थी, जिस कारण उसके पूरी तरह से उसकी संरचना को बता पाना मेस्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो इन्होंने डीएनए की पूरी संरचना को विस्तार रूप से ये नहीं समझा पाए थे। उसके बाद आगे क्या हुआ कि मॉरिस विल्किंस एवं रोजलिंड फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने डीएनए को स्पष्ट रूप से देखने का एक तरीका ढूंढा। ठीक है, इससे पहले डीएनए को ठीक से देखा भी नहीं जा सकता था, और जब ठीक से देख नहीं सकते थे तो उसकी संरचना किस तरह से बताते, ये संभव नहीं था। लेकिन उसके बाद विल्किंस और रोजलिंड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सरे एक्सपेरिमेंट उसको कहते हैं। एक्सरे की मदद से डीएनए को स्पष्ट रूप से देख सकने का एक तरीका ढूंढा गया इनके द्वारा, और इसी तरीका को प्रयोग करके वाटसन और क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडली नमूना प्रस्तुत किया। ठीक है, तो मॉरिस विल्किंस एवं रोजलिंड फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए एक्सरे निर्वर्तन आंकड़ों के आधार पर वाटसन और क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडली नमूना प्रस्तुत किया। ठीक है, तो जो एक्सरे का जो प्रयोग बताया गया कि एक्सरे से किस तरह से डीएनए को देखा जा सकता है स्पष्ट रूप से, उसी को प्रयोग करके डीएनए को अच्छे तरीके से देखने के बाद वाटसन और क्रिक ने द्विकुंडली नमूना डीएनए का प्रस्तुत किया। तो चलिए देखते हैं डीएनए का द्विकुंडली नमूना और इसकी कुछ खास विशेषताएं। तो इस क्लास में जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको लगातार यहाँ पर 11th, 12th, 9 से लेकर 12th तक की हर एक वीडियो साइंस और मैथ की मिल रही है, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं डीएनए का द्विकुंडली नमूना क्या है और इससे इसकी कुछ खास विशेषताएँ क्या है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर डीएनए की एक नई परिभाषा जो निकल कर आई वाटसन और क्रिक के द्वारा दिए गए द्विकुंडली नमूना के अनुसार, वो क्या है कि डीएनए जो है वो द्विरज्जुक या द्विकुंडलित प्रति समानांतर डीऑक्सीराइबो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या पढ़ा था कि डीएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है और उसमें जो शर्करा पाया जाता है वो डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है। लेकिन अब आपके सामने एक नया परिभाषा है, उसी परिभाषा को थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके रखा गया है कि डीएनए द्विरज्जुक प्रति समानांतर डीऑक्सीराइबो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। अब इस बात को हमें क्या करना है, अच्छे तरीके से समझना है, एक एक करके समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर द्विरज्जुक की बात करते हैं। द्विरज्जुक का मतलब क्या है, रज्जुक का मतलब क्या है, तो ज़रा सा याद कीजिए, हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे कि डीएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या होता है कि बहुत सारे शुगर होते हैं, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, और क्या होता है कि क्षार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्षार होते हैं, तो एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन होता है डीएनए के अंदर। तो इसको अच्छे से ज़रा समझिए। द्विरज्जुक कहने का मतलब है कि यहाँ पर 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, है ना। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या पढ़ा कि ये एक श्रृंखला है
पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। एक तरफ क्या होता था कि 5 प्राइम छूटता था और एक तरफ क्या होता था कि 3 प्राइम छूटता था। तो ये एक श्रृंखला हुई, है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का ये एक चेन हुआ, एक श्रृंखला हुआ। लेकिन वाटसन एंड क्रिक ने बताया कि डीएनए के अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की सिर्फ एक श्रृंखला नहीं होती है, 2 श्रृंखला होती है। ठीक है, इस तरह से 2 श्रृंखला होती है। ठीक है, अगर एक श्रृंखला 5 से 3 प्राइम है तो दूसरी श्रृंखला जो है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 to 3 प्राइम और 3 to 5 प्राइम, ये क्या हो गए, ये 2 रज्जुक हो गए। तो इसी को क्या कहा गया, द्विरज्जुक कहा गया। ठीक है, इसी को द्विरज्जुक कहा गया। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला, इनकी जो ध्रुवता होती है, पोलैरिटी होती है, वो एक दूसरे के विपरीत होता है। अगर एक 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा। इसी चीज़ को कहा जाता है प्रति समानांतर। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, प्रति समानांतर कहा जाता है। और ये दोनों ही स्ट्रैंड जो है, ये दोनों ही जो रज्जुक हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। इन दोनों ही रज्जुक पर जो उपस्थित क्षार होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। किस चीज़ से जुड़े होते हैं, तो हाइड्रोजन आबंध से जुड़े होते हैं। समझ में आ गई ये बात। तो हमने क्या कहा, डीएनए जो है वो द्विरज्जुक होता है। द्विरज्जुक से आपने क्या समझा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखला, एक ये श्रृंखला हुई और ये एक श्रृंखला हुई, 2 श्रृंखला, इसका मतलब हो गया द्विरज्जुक। ठीक है, प्रति समानांतर का मतलब क्या है कि अगर एक श्रृंखला 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर है तो दूसरी श्रृंखला 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर होगी। इसका मतलब हो गया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रति समानांतर, एंटी पैरेलल। ठीक है, एक अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो दूसरा क्या होगा कि 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर होगा। एंटी पैरेलल पोलैरिटी, दोनों की ध्रुवता क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, और डीऑक्सीराइबो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में हम लोग पहले ही जानते हैं कि इस स्ट्रैंड, ये जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है, इस पर भी बेस है, शुगर है और फॉस्फेट है, और इस पर भी बेस है, शुगर है, फॉस्फेट है। और ये दोनों ही श्रृंखला जो है, ये दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला आपस में जुड़ी होती है। किससे, तो हाइड्रोजन आबंध से जुड़ी होती है। ठीक है, द्विकुंडलित का मतलब आप क्या समझते हैं? द्विकुंडलित का मतलब ये है कि दोनों ही स्ट्रैंड जो है ये राइट हैंडेड होते हैं। राइट हैंडेड कहने का मतलब, आप क्या कीजिए, आप इस तरह से 2 रस्सी ले लीजिए। ठीक है, और इसको ऊपर से क्या कर दीजिए, इस तरह से घुमा दीजिए क्लॉकवाइज। जिस तरह से घड़ी की सुई होती है, तो घड़ी की सुई की तरह आप दोनों रस्सी को पकड़ ले और इसको आप क्या करें, इस तरह से घुमा दें। तो आपको क्या आएगा, ये दोनों कुछ इस तरह से लटपटाया हुआ कुंडलित संरचना देखने को मिलेगा। तो ये दोनों ही स्ट्रैंड एक दूसरे से उलझे हुए होंगे, कुंडलित संरचना बन जाएगी ये। तो किस तरह से बन जाएगी, तो ज़रा सा इस पर ध्यान दीजिए। देखिए, कुछ इस तरह से ये संरचना आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, हो सकता है कि मैं आपको अच्छे तरीके से नहीं बना कर दिखा पाऊँ, लेकिन फिर भी आपके माइंड में एक इमेजिनेशन जो है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। तो अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, देख लीजिए, अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो ये दूसरा वाला 3 प्राइम टू क्या होगा, 5 प्राइम होगा। यही हुआ द्विकुंडलित संरचना, यानी जो दोनों जो स्ट्रैंड है वो एक दूसरे से उलझे हुए हैं। 2 रस्सी है, इसको हम इस तरह से क्लॉकवाइज घड़ी की तरह अगर घुमा देते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देते हैं, तो ये एक दूसरे से कुछ इस तरह से उलझ जाते हैं, कुंडलित संरचना बन जाते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, यही है डीएनए की कुंडलित संरचना। प्रति समानांतर का मतलब, अगर एक 5 से 3 है तो दूसरा 3 से 5 है। ठीक है, और ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों ही स्ट्रैंड आपस में जुड़े रहेंगे। किस चीज़ से, तो हाइड्रोजन आबंध से जुड़े होते हैं। ये सभी आपस में हाइड्रोजन आबंध से जुड़े होते हैं। तो असल में ये स्ट्रैंड जो जुड़ा होता है, असल में कैसे जुड़ा होता है, तो उसके जो बेस होते हैं, क्षार होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला का जो क्षार होता है वो आपस में जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन आबंध से, है ना। तो यहाँ से हम एक और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक और स्ट्रक्चर डिटेल में ज़रा सा आपको हम बता सकते हैं। वो क्या बता सकते हैं, कुछ इस तरह से। देखिए, ये अगर क्या है, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है और ये बेस है। ये फॉस्फेट है, शुगर है, बेस है। ये फॉस्फेट, शुगर और बेस। ठीक है, पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि ये फॉस्फेट होता है, बीच में शुगर होता है और ये बेस होता है।
तो देखिए ये सभी क्या है, ये मोनोन्यूक्लियोटाइड है, ये सभी मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला बन रही है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर ये 5 प्राइम है इसका, और शुगर का क्या है 3 प्राइम। ये एक स्ट्रैंड हो गया। दूसरा स्ट्रैंड कुछ इस तरह से होगा, बेस शुगर और ये फॉस्फेट, बेस शुगर और ये फॉस्फेट, बेस ये शुगर और ये फॉस्फेट, ठीक है। फॉस्फेट से क्या छूटेगा, फॉस्फेट से यहाँ पर देखिए ये शुगर है और यहाँ पर ये बेस है और ये शुगर है। यहाँ फॉस्फेट से 5 प्राइम छूटा है और शुगर से क्या छूटा है 3 प्राइम छूटा है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ शुगर से 3 प्राइम छूटा है और फॉस्फेट से क्या छूटा है 5 प्राइम छूटा है। फॉस्फेट से क्या छूटा है 5 प्राइम छूटा है ना। और ये बेस आपस में जुड़े रहेंगे किस चीज़ से, तो हाइड्रोजन आबंध से। ये क्या चीज़ है, हाइड्रोजन आबंध है, ठीक है। ये हाइड्रोजन आबंध है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे ये दोनों ही बेस। तो देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं, ये 5 to 3 प्राइम ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है की श्रृंखला है, और ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है 3 प्राइम से 5 प्राइम की। और ये बेस जो है एक दूसरे के बेस आपस में जुड़े रहेंगे। तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और ये किससे जुड़े हुए हैं, ये इस हाइड्रोजन आबंध से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर तीनों तरह की संरचना मैंने आपको क्या किया है, डिस्कस कर दिया है, बता दिया है। अब देखिए इसमें आप खास चीज़ देखेंगे कि इस द्विकुंडली संरचना में मेनली मुख्यतः 2 चीज़ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें आपको मुख्यतः 2 चीज़ दिख रहा होगा। एक तो इसमें दिख रहा होगा क्या, आधार, ठीक है। इस डीएनए का जो आधार है वो किससे बना हुआ है, इस डीएनए का जो आधार है वो किससे बनी हुई है, देखिए। तो यहाँ पर देखिए ये फॉस्फेट और ये शुगर, ठीक है। ये फॉस्फेट और शुगर जो है ये क्या बनाता है, ये आधार बनाता है, ठीक है। फॉस्फेट और शर्करा ये आधार बनाता है। किसका आधार बनाता है, तो ये इस द्विकुंडलित संरचना का, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का आधार किसके द्वारा बनाया जाता है, फॉस्फेट और शुगर के द्वारा, ठीक है। और बेस क्या करता है, तो ये बैकबोन है, ठीक है। आधार, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैकबोन, बैकबोन है। और ये क्या है, ये स्टेप्स है, ठीक है, ये स्टेप्स। तो इसमें 2 चीज़ें देखिए, इसमें इस द्विकुंडली संरचना में एक तो फॉस्फेट और शर्करा, ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड, इसमें क्या चीज़ है, तो इसमें फॉस्फेट और शर्करा के द्वारा, फॉस्फेट और शुगर के द्वारा ये बैकबोन बनाए गए। ये क्या है, बैकबोन है। और ये क्या है, सीढ़ी जो आपको दिख रही है इसको हम लोग स्टेप बोल सकते हैं। ये सीढ़ी की तरह दिख रही है। आप खुद सोचिए कि अगर ये दोनों साइड का ये डंडा नहीं रहेगा तो फिर ये सीढ़ी नहीं बन पाएगा। तो इस सीढ़ी को तैयार करने के लिए इसको साइड से 1-2 डंडे से जोड़ा गया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जैसे कि रेल की पटरी होती है, तो ये क्या होता है, ये रेल हो जाती है और ये उसका पटरी हो जाता है। तो ये बैकबोन हो गया और ये उसकी सीढ़ी हो गई, स्टेप हो गई। तो स्टेप किसके द्वारा बनाया जाता है, तो क्षार के द्वारा। स्टेप किसके द्वारा बनाया जाता है, तो क्षार के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, क्षार के द्वारा, है ना, क्षार युग्म के द्वारा हम कह सकते हैं, क्षार युग्म के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या कि यहाँ पर 2 क्षार आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं, क्षार युग्म बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, क्षार युग्म, क्षार का जोड़ा बना रहे हैं, बेस पेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या क्या समझा आपने अभी तक इसके बारे में, कि डीएनए द्विकुंडलित प्रति समानांतर डीऑक्सीराइबो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। इससे आपने क्या समझा, द्विरज्जुक का मतलब आपने समझा कि यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखला होती है, एक ये, तो द्विरज्जुक हो गया। प्रति समानांतर कहने का मतलब है कि अगर एक श्रृंखला का ध्रुवता अगर 5 से 3 प्राइम है तो दूसरे की श्रृंखला 3 से 5 प्राइम होगा, ठीक है। तो यही हो गया प्रति समानांतर। और डीऑक्सीराइबो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में आप पहले से जानते हैं कि इसमें भी और इसमें भी ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है और ये दोनों ही आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। असल में दोनों का जुड़ने का तरीका क्या है कि यहाँ का जो बेस है और यहाँ का जो बेस है, ठीक है, यहाँ जो क्षार है और यहाँ जो क्षार है आपस में जुड़ रहे हैं हाइड्रोजन आबंध से। तो जो बेस हैं वो कौन कौन से बेस होते हैं, एडेनिन होता है, थायमिन होता है, साइटोसिन होता है, ग्वानिन होता है। तो एडेनिन थायमिन से जुड़ रहा है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ रहा है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। समझ में आ रही है ये बात। यहाँ पर मैंने ऐसे ही लकीर दिखाया है, यहाँ पर ये नहीं दिखाया कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो एक बेस दूसरे बेस से जुड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, बेस पेयर यानी कि क्षार युग्म बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी।
ठीक है। तो चलिए अब इस डीएनए के हम डिटेल स्ट्रक्चर में इसकी खास विशेषताओं के बारे में समझते हैं कि इसके अंतर्गत डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एकदम डिटेल एनालिसिस रखा है, तो इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर जो बनाया है वो क्या है, बहुत ही आसान है समझना, बस आपको पेशेंस बना कर रखना है। देखिए डीएनए में क्या होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है। तो यहाँ पर ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है, ठीक है, जिसमें एक फॉस्फेट है, एक शुगर है, एक बेस है। एक फॉस्फेट है, एक शुगर है, एक बेस है। एक फॉस्फेट, एक शुगर, एक बेस, एक फॉस्फेट, एक शुगर, एक बेस। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला हुई और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दूसरी श्रृंखला हुई, जिसमें एक फॉस्फेट, एक बेस, एक शुगर, एक फॉस्फेट, एक बेस, एक शुगर, एक फॉस्फेट, एक बेस, एक शुगर, एक फॉस्फेट, एक बेस, एक शुगर। तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला। इस दोनों में ही अंतर आप पता कीजिए कि इन दोनों में क्या अंतर है, तो बिल्कुल अंतर आपको समझ में आ जाएगा। दोनों ही शुगर को देखिए, ये शुगर आपको किस तरह से है और ये शुगर आपको किस तरह से है, ठीक है। ये इस शुगर और इस शुगर में 180 डिग्री का क्या है, डिफरेंस है। इस शुगर को क्या किया गया है, 180 डिग्री इस तरह से घुमा दिया गया है, ठीक है, इसको 180 डिग्री इस तरह से घुमा दिया गया है। और यही कारण है कि आप डीएनए डबल स्ट्रैंडेड में आप एक को 5 प्राइम देखते हैं, 5 से 3 प्राइम, तो दूसरे को 3 प्राइम से 5 प्राइम देखते हैं। दो स्ट्रैंड की पोलैरिटी अलग अलग हो जाती है। क्यों? एंटी पैरेलल होते हैं। क्यों? क्योंकि शुगर जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, 180 डिग्री पे घुमा हुआ होता है। अगर एक स्ट्रैंड का शुगर का बात करें हम, तो ये हुई, और उसके दूसरे स्ट्रैंड पर मौजूद शुगर की बात करें तो ये हुई, ठीक है। दोनों के बीच 180 डिग्री का क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि इसका 5 प्राइम इधर छूटता है और इसका 3 प्राइम यहाँ छूटता है। तो यहाँ पर जो इस शुगर का 3 प्राइम इधर छूटता है और 5 प्राइम क्या होता है, इस फॉस्फेट से इधर छूटता है। तो ये 5 प्राइम 3 प्राइम हो गया और ये 3 प्राइम से 5 प्राइम हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके साथ ही दोनों ही जो बेस है एडेनिन और थायमिन एडेनिन, इसमें साइटोसिन है, इसमें ग्वानिन है, इसमें ग्वानिन है, इसमें साइटोसिन है। ये सभी बेस आपस में जुड़े हुए हैं। किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये एडेनिन, ये थायमिन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये साइटोसिन और ग्वानिन जो है ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड की जो बात है वो एकदम क्लियर है कि ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, जिसमें क्या है, जिसमें फॉस्फेट है, शुगर है और बेस है, ठीक है। फॉस्फेट है, शुगर है और बेस एडेनिन है। उसी तरह यहाँ पर 4 मोनोन्यूक्लियोटाइड है जो आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया और ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया, जिसमें फॉस्फेट है, शुगर है, बेस है। उसके बाद फिर से शुगर है, बेस है, शुगर है और फॉस्फेट है। इस तरह से दोनों स्ट्रैंड है और सभी जो है ये इस तरह से डबल बॉन्ड से, एडेनिन और थायमिन होगा तो डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे और साइटोसिन और ग्वानिन होगा तो वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो यहाँ पर फॉस्फेट और शुगर के द्वारा आधार बनाया जाता है और शुगर और फॉस्फेट के द्वारा आधार बनाया जाता है और क्षार युग्म के द्वारा ये जो बेस पेयर बन रहा है, 2 बेस आपस में जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर क्षार युग्म बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या बना रहे हैं, तो ये क्षार युग्म जो है ये स्टेप्स बना रहा है। इसी को शॉर्ट में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम। एडेनिन से थायमिन, थायमिन से एडेनिन, साइटोसिन से ग्वानिन और ग्वानिन से साइटोसिन। एडेनिन हमेशा थायमिन से ही जुड़ा होता है। यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, यानी कि पूरक क्षार युग्मन होता है। यहाँ पर अगर एडेनिन है एक स्ट्रैंड पर तो दूसरे पर थायमिन ही आएगा, अगर एक पर थायमिन है तो दूसरे पर एडेनिन ही आएगा, एक पर साइटोसिन है तो दूसरे पर ग्वानिन, दूसरे पर ग्वानिन है तो फिर सामने साइटोसिन ही आएगा और ये डबल बॉन्ड से और ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहते हैं, जो खास विशेषता है इस डीएनए की, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि जो है डबल स्ट्रैंडेड का मतलब क्या है। ये एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, दोनों की पोलैरिटी उल्टी दिशा में है। अगर ये 5 से 3 है तो ये 3 से 5 है। और ये पोलैरिटी क्यों आ रही है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इस दूसरे स्ट्रैंड का जो शुगर है वो इन्वर्टेड है, 180 डिग्री पे घुमा हुआ है, इसीलिए इसका 3 प्राइम इधर छूटता है और 5 प्राइम इधर छूटता है।
अगर ये भी इसी तरह का होता तो इधर 5 प्राइम छूटता, इधर 3 प्राइम छूटता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये इन्वर्टेड होते हैं 180 डिग्री पर, इसीलिए इसका 3 प्राइम उधर, इसका 5 प्राइम उधर, ठीक है। और यहाँ पर ये बेस और ये बेस आमने सामने आते हैं, जो आपस से में जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। एडेनिन थायमिन से हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है और साइटोसिन ग्वानिन से हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। एडेनिन के सामने हमेशा थायमिन ही आता है और साइटोसिन के सामने हमेशा ग्वानिन ही आता है। ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन ही आता है और थायमिन के सामने हमेशा एडेनिन ही आता है। इसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहते हैं, जो इस द्विकुंडली डीएनए की खास विशेषता में गिनी जाती है। समझ में आ गई ये बात? इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, आपको समझाने के लिए हमने इस तरह से भी लिखा है, ठीक है। ये सबसे डिटेल स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करें तो ये आता है, और शॉर्ट करें तो ये आता है, और जब और शॉर्ट करें तो हमारा ये स्ट्रक्चर आता है। समझ में आ गई बात? तो यही है डीएनए की द्विकुंडली संरचना। तो ये डबल स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए हैं इस तरह से। इसको क्या करना है, इस तरह से घुमा देना है, क्लॉकवाइज क्या कर देना है, घुमा देना है। जैसे ही हम इसे घुमा देंगे तो हमें यहाँ पर द्विकुंडली संरचना देखने को मिलेगी, और यही है डीएनए का द्विकुंडली संरचना। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? तो चलिए, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको यहाँ से। अब चलिए इस द्विकुंडली संरचना के कुछ खास विशेषताओं के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ से हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब समझते हैं हम लोग द्विकुंडली डीएनए संरचना की कुछ खास विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यह 2 प्रति समानांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। जस्ट अभी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है, एक 5 से 3 होता है तो दूसरा 3 से 5 होता है। यानी इसकी ध्रुवता क्या होती है, विपरीत दिशा में होती है। उसका कारण क्या था कि जो शुगर है वो 180 डिग्री पे आमने सामने क्या होता है, उल्टा होता है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड पर और दूसरे न्यूक्लियोटाइड पर जो शुगर होते हैं वो 180 डिग्री पर घूमे होते हैं, जिस कारण इसकी ध्रुवता जो है वो एक तरफ 5 से 3 तो दूसरी तरफ 3 से 5 हो जाता है। तो यह 2 प्रति समानांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। सही बात है। दोनों रज्जुकों के क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर क्षार युग्म का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस स्ट्रैंड पर जो क्षार है, जो बेस है, और इसके सामने वाला जो बेस है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। किसके द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, हाइड्रोजन बंधन के द्वारा, जिसके कारण यहाँ पर एक बेस पेयर बनता है, एक क्षार युग्म का निर्माण होता है, ठीक है। और इसकी जो एक खासियत है क्षार युग्मन का, वो क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है। यानी अगर सामने में अगर कोई एडेनिन है तो उसके सामने में थायमिन ही आएगा और वो डबल बॉन्ड से ही जुड़े रहेंगे। अगर एक स्ट्रैंड पे साइटोसिन है तो दूसरे पे ग्वानिन ही आएगा, ठीक है, और ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग एक खास विशेषता है, ठीक है। इसके बाद प्यूरिन और पिरिमिडीन विपरीत रज्जुकों पर उपस्थित होते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक स्ट्रैंड पर प्यूरिन है तो उसके सामने क्या होता है, पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन और पिरिमिडीन क्या होता है आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया है। प्यूरिन में दो क्षार होते हैं और पिरिमिडीन में 2 क्षार होते हैं। तो यहाँ पर एडेनिन और थायमिन, इसमें से एक प्यूरिन है, एक पिरिमिडीन है। कहने का मतलब एक क्षार पर, एक स्ट्रैंड पर एक प्यूरिन है तो उसके सामने एक पिरिमिडीन ही होता है। यानी प्यूरिन और पिरिमिडीन आमने सामने होता है। इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि दोनों रज्जुकों के बीच समान दूरी बनी रहती है। दोनों रज्जुकों के बीच समान दूरी बनी रहती है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, दोनों रज्जुकों के बीच समान दूरी कैसे हो जाता है, एक तरफ प्यूरिन और दोनों एक तरफ पिरिमिडीन रहने से? तो समझिए इस बात को, सिंपल सी बात है। ये 2 स्ट्रैंड है, अगर यहाँ भी प्यूरिन होता और यहाँ भी प्यूरिन होता, अगर यहाँ भी पिरिमिडीन होता, यहाँ भी पिरिमिडीन होता, तो इससे क्या हो जाता? देखिए, प्यूरिन और पिरिमिडीन के रिंग में कुछ अंतर है ना। प्यूरिन और पिरिमिडीन के रिंग में कुछ अंतर है। एक रिंग इस तरह का होता है और एक रिंग जो है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। इस तरह का जो है कुछ रिंग होता है। वो हो सकता है कि यहाँ पर साइकिल में कुछ दिक्कत आ रही होगी, तो आप बस ये समझिएगा कि एक यहाँ पर जो पिरिमिडीन या प्यूरिन है उसमें किसी में सिर्फ एक रिंग होता है, किसी में 2 रिंग होता है। तो आप खुद समझिए कि यहाँ पर भी अगर 2 रिंग वाला होगा और यहाँ पर भी 2 रिंग वाला होगा तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर यदि दोनों छोटा एक रिंग वाला होगा तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दूरी क्या हो जाएगा, वो बराबर दूरी नहीं बना रहेगा। लेकिन अगर एक तरफ प्यूरिन है, एक तरफ पिरिमिडीन है और ये फिक्स है कि ऐसा ही होगा, तो एक तरफ अगर छोटा रिंग है तो दूसरी तरफ क्या है, बड़ा रिंग है। 2 तरह का 2 रिंग वाला यहाँ पर है, तो
ठीक है। यहाँ पर अब मानकर चलिए कि इधर पिरीमिडीन है तो इधर 2 रिंग वाला है और इधर 2 रिंग वाला है और इधर 1 रिंग वाला है, तो ये क्या होगा कि ये जो दूरी है ये मेंटेन रहेगा, हमेशा मेंटेन रहेगा। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि प्यूरिन और पिरीमिडीन विपरीत रज्जुकों पर उपस्थित होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि दोनों रज्जुकों के बीच की जो दूरी होती है वो समान बनी रहती है। उसके बाद क्या है कि दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणवर्ती कुंडलित होती है। मैंने आपको बताया था कि 2 स्ट्रेंथ है, इसको आप क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की तरह है ना, राइट हैंड की तरफ क्या कर लीजिए, इसको घुमा लीजिए। तो ये कुछ इस तरह से आपको क्या होगा, कुछ इस तरह से घुमा हुआ ये मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये दक्षिणवर्ती कुंडलित होती है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। राइट हैंडेड होता है, क्लॉकवाइज दिशा में ये घुमा हुआ होता है। दोनों ही कुंडली जो है वो राइट हैंडेड होता है, वो इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। कैसा होता है? इस तरह से होता है। तो यही है इसका कहने का मतलब कि दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणवर्ती कुंडलित होती है, ठीक है। उसके बाद कुंडली का पिच 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर आप नैनोमीटर की बात करें तो 3.4 नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में बात करें तो 34 एंगस्ट्रॉम में कुंडली का पिच होता है। अब पिच क्या होता है, देखिए, एक टर्न, ठीक है, एक बार अगर पूरी बार घूम जाए, है ना, पूरा अगर एक बार घूमा तो एक बार कैसे घुमा, देखिए ये एक और ये क्या हो गया, ये एक बार घुमा, ये एक टर्न है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक टर्न हुआ। तो एक पिच का मतलब एक टर्न, जब एक बार पूरा घूम जाए 360 डिग्री पर तो ये क्या हुआ, ये 1 टर्न हुआ। इसी को हम लोग पिच बोलते हैं, एक पिच, ठीक है। तो इसकी जो 1 पिच की जो दूरी होती है, कुंडली का जो पिच होता है वो कितना होता है, वो 3.4 नैनोमीटर होता है। कहने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है वो कितना होता है, वो आपका 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ये फिक्स है। अब देखिए, प्रत्येक घुमाव में 10 क्षार युग्म होते हैं और प्रत्येक पिच में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक टर्न है इसमें फिक्स है कि कितने बेस पेयर क्षार युग्म होते हैं, तो 10 क्षार युग्म, 10 बेस पेयर होते हैं। तो अगर आप इस हिसाब से अगर 2 क्षार युग्म के बीच की अगर दूरी निकालेंगे तो आपको निकल जाएगा। 34 से क्या कर देंगे हम, 34 से डिवाइड कर देंगे, किससे, 10 से, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, ठीक है। या नैनोमीटर में बात करें तो 3.4 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 0.34 आ जाएगा, 0.34 आ जाएगा। तो प्रत्येक घुमाव में 10 क्षार युग्म होते हैं, अर्थात यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि 2 क्षार युग्म के बीच 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। समझ में आ गई बात? चलिए, इसके अलावा एक और बात कहा गया है यहाँ पर कि ये जो डबल स्ट्रैंड का जो DNA है, इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने का मतलब क्या है कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से दूर नहीं भाग जाते हैं, आसानी से नहीं भागते हैं। ये इसके लिए 2 कारण बताया गया। एक कारण तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, ये आपस में बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये एक स्ट्रैंड है और इसके ऊपर ये एक स्ट्रैंड है, इसके नीचे स्ट्रैंड है, इसके नीचे स्ट्रैंड है। तो इस तरह से एक स्ट्रैंड के ऊपर दूसरा, एक क्षार युग्म के ऊपर दूसरा क्षार युग्म इस तरह से पड़ा होता है। तो इससे भी क्या होता है कि इस DNA की कुंडलित संरचना को मजबूती मिलती है, स्ट्रेंथ मिलता है, ठीक है। तो स्थायित्व प्रदान करता है। एक यहाँ पर क्या है कि एक सीढ़ी की तरह जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, क्षार युग्म, ये इस कुंडलित द्विकुंडली संरचना को क्या देता है, इसे जो है स्टेबिलिटी प्रदान करता है। और हाइड्रोजन आबंध भी इसे स्टेबिलिटी प्रदान करता है। समझ में आ गई बात? चलिए, उसके बाद यहाँ पर अगर हम डायमीटर की बात कर लें तो एक DNA की जो डायमीटर होती है, जो पूरी की पूरी चौड़ाई होती है, वो 20 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। कितनी के बराबर होती है? 20 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है, या 0.2 नैनोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये द्विकुंडली संरचना की कुछ खास विशेषता थी जिसे आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है वो है कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग और ये एंटी पोलैरिटी, एक 5 से 3 तो दूसरा 3 से 5, और एडेनिन हमेशा थायमिन से और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से ही क्या करता है, पेयरिंग करता है। जिस कारण एक स्ट्रैंड पर यदि प्यूरिन है तो उसके सामने निश्चित है कि पिरीमिडीन ही आएगा, और इसके कारण क्या होता है कि दोनों के बीच में दूरी भी जो है वो समान बनी रहती है। क्यों बनी रहती है, तो मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल करके बताया। चलिए, तो आज का जो आपका ये DNA का द्विकुंडली संरचना था, ये पूरी तरह से कंप्लीट होता है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं बचता है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के